वर्ष 2025 में इंटरमीडिएट परीक्षा में भाग लेने वाले सभी छात्रों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई और आपके उज्जवल भविष्य की कामना। साथ ही साथ आपको सूचित कर दें कि नॉलेज सर के माध्यम से ये भौतिकी के प्रश्न हमारे द्वारा हल हो रहा है और इन प्रश्नों को अगर आप देखें तो इसमें पहला प्रश्न आता है कि एक वर्ग तीनों सिरों पर समान आवेश रखे गए हैं। यदि Q1 और Q2 के बीच का बल F12 और Q1 और Q3 के बीच का बल F13 तो F12 बटा F13 क्या होगा। हमेशा याद रखिए कि इसमें 3 आवेश रखे गए हैं तो इसमें 2 आवेश भुजा पर है जबकि तीसरा स्वाभाविक रूप से वर्ग के विकर्ण पर होगा। और याद करिए कि वर्ग के विकर्ण पर होने की स्थिति में वर्ग का विकर्ण चूंकि √2a होता है और बल का व्यंजक कूलाम के नियमानुसार 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 इंटू Q2 बटा RA स्क्वायर होता है, मीन्स 1/√2 का होल स्क्वायर यानी 1/2। इसका करेक्ट आंसर 1/2 होगा। इसके बाद एक उदासीन धात्विक गोले पर जब 10 के पावर 14 इलेक्ट्रॉन हटाए जाते हैं तो गोले पर कौन सा आवेश होगा। पहले एक बात कंफर्म हो लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन हटाया जाता है तो हमेशा धन आवेश ही होता है, ऋणावेश वाले ऑप्शन पर विचार भी नहीं करना है आपको। इसलिए Q बराबर प्लस माइनस एनी में प्लस एनी पर ही विचार करना है और इस स्थिति में 10 के पावर -5 कूलाम होगा। 1.6 गुने 10 के पावर -5 कूलाम होगा, जिसको माइक्रो कूलाम में बदलने पर 16 माइक्रो कूलाम इसका सही आंसर होगा। समविभवी पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण हमेशा 90 डिग्री होता है। हमेशा कोण 90 डिग्री का होगा। Q आवेश वाले R त्रिज्या के गोलीय चालक के केंद्र से x दूरी पर तो विभव का मान, जो चूंकि विभव का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई डिस्टेंस, तो यहां K चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन के रूप में है तो इस स्थिति में K इंटू चार्ज बाई डिस्टेंस यानी K Q बाई x होगा। K Q बाई x इसका सही जवाब होगा। एक अल्फा कण, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एक अल्फा कण को 200 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बतावें कि अल्फा का चार्ज पॉजिटिव 2e होता है या 3.2 इंटू 10⁻⁻16 होता है, कूलाम होता है, लेकिन यहां चूंकि 2e के नियम से इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में बदलना है तो 2 इंटू 200 मीन्स 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका सही आंसर होगा। पुनः अगले क्वेश्चन की ओर। सी धारिता वाले संग्रहित ऊर्जा क्या होगा। आप सबको परीक्षा में शामिल होने वाले सभी विद्यार्थियों को बता दें कि कंडेंसर में संचित ऊर्जा का मान हमेशा 1/2 CV² या Q² 2C होता है। तो इस स्थिति में इस प्रश्न में 1/2 CV² ऑप्शन है जो सही जवाब है। उसके बाद आपको अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें इन समान गोलीय बूंद जब समान विभव, प्रश्न बनता है कि जब विभव करता है, रेडियस अगर पूछता, बाबू त्रिज्या अगर पूछता, तो स्थिति याद रखिए कि n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होता है। केवल विभव ही ऐसा है कि जहां n का पावर 2/3 इंटू विभव छोटे बूंद के विभव के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी विभव में 2 के पावर 3 होता है, बाकी सभी राशियों के लिए 1/3 होता है। अगले प्रश्न फिर आंकिक प्रश्न है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी, समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी बीच विद्युत क्षेत्र 10 के पावर 5 वोल्ट पर मीटर है। विद्युत क्षेत्र यदि संधारित्र प्लेट का आवेश, तो हम जानते हैं कि एनर्जी बराबर 1/2, अभी ऑप्शन में था CV², तो 1/2 CV²,
तो एनर्जी बराबर वर्क इनटू वर्क एनर्जी प्रमेय से होगा 1/2 CV²। फिर अब वर्क चुकी है तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट बराबर 1/2 CV × V, और F इज इक्वल टू 1/2 भी कन्वर्ट होगा Q में इंटू V/D, और इसके बाद F इज इक्वल टू होगा आपको 1/2 और Q इंटू E। जब इस प्रश्न को हल करेंगे तो चूंकि प्रश्न में Q का भी मान दिया हुआ है, Q का भी मान दिया हुआ है और E का भी मान दिया हुआ है, तो 1/2 इंटू 10⁵ इंटू 1 गुने 10⁻⁻⁶ मीन्स यहाँ 0.5 पहले से इंटू 1/10 यहाँ, यानी 0.05 न्यूटन, यानी गड़बड़ा मिल गया जी। कोई नंबर हमसे ये दिखला ही नहीं कि कोई नंबर बना होता नहीं। अब देखे वो क्वेश्चन आता है, बुझे रिकॉर्ड नहीं क्यों होता अभी काट। तो इस स्थिति में इसका उत्तर 0.05 न्यूटन होगा। अगला प्रश्न है कि एक चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण लिख दिया, आघूर्ण वाले धारा पास करंट लूप द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टर्क का मान होगा। याद रखिएगा हमेशा चुंबकीय आघूर्ण हमेशा पहले एम क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एम वेक्टर इंटू वी वेक्टर इज कॉल्ड टॉर्क, मीन्स टॉर्क इज इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर अगर आप ऑप्शन टिक करेंगे तो इस स्थिति में दिशा बदल जाएगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हमेशा एम को पहले रखना, इस बात का ख्याल रखिए। अगले प्रश्न 10 की ओर हम चलते हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मान घटने पर चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि T बराबर होता है 2π√I/mb। इस स्थिति में जब B है तो B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है T का √V, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब B का मान, चूंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा है यानी B डिक्रीजिंग है, तो T इंक्रीजिंग होगा, यानी इसका प्रश्न का उत्तर होगा बढ़ता है। उसके बाद निम्नलिखित में किसका उपयोग पौधा घरों में होता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि गामा किरण का उपयोग कीमोथेरेपी में किया जाता है, कैंसर इलाज में किया जाता है, जबकि एक्स किरणों का उपयोग यानी रोजेंट किरणों का उपयोग किया जाता है एक्सरे में, जबकि औरक्त प्रकाश का फिजियोथेरेपी में प्रयोग किया जाता है, जबकि पौधों के लिए उष्णीय प्रकाश यानी परावैंगनी प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका सही जवाब होगा परावैंगनी किरणें। किसी विद्युत चुंबकीय, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की ई वेक्टर सदिश एक्स अक्ष तथा अनुदिश एच वेक्टर जेड अक्ष, आपको जानकारी के लिए बता दें और हमेशा आप याद रखिए बाबू कि ई वेक्टर जब एक्स अक्ष है तो इसका ई वेक्टर एक्स अक्ष है, इसका मतलब कि आई कैप हुआ, और क्रॉस प्रोडक्ट होता है एच के साथ, और जेड है तो के कैप है, अर्थात आई इंटू के, तो करेक्ट डायरेक्शन हो रहा है और इसका आउटपुट होता है जे। चूंकि आई पहले है के बाद में है, यानी जे पॉजिटिव होगा, यानी वाई अक्ष के अनुदिश इसका सही आंसर है। पुनः अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बेतारी तार संचार का आविष्कार किसने किया। मार्कोनी ने किया था 1894 ईस्वी में। अगले प्रश्न, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है। आपको ये पहले बेसिक जानकारी है भौतिक का, इसलिए इसका उत्तर होगा अपवर्तन। किस कारण से हवा का बुलबुला पानी में चमकता है। तो चमकने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर बिना सोचे आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन मारिएगा, कुछ अपवाद को छोड़कर।
तो एक अभ्योतल लेंस पदार्थ का अपवर्तनांक 1/1.5 है। फोकस दूरी का मान क्या होगा जब प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 है। आपको जानकारी के लिए बतावें कि 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। चूंकि दोनों तरफ से अभ्योतल है, अर्थात म्यू के जगह पर 1.5 माइनस 1 रखें और यहां 1/20 माइनस 1/-20। जब इसको सॉल्व करिएगा तो इस स्थिति में आपका मान 1/f बराबर ये 1/2 इंटू 2/20 यानी 20 सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। एक उत्तल लेंस में ऐसे पदार्थ का बना है जिनका अपवर्तनांक 1.5 है। 1.5 है। इस लेंस को पानी में डुबाया गया, तो जैसे उत्तल लेंस हो गया, अगर इसको पानी में जब डुबाएंगे तो ये स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो यहां जब ये स्थिति उत्पन्न होती है तो याद रखिएगा कि अब इसमें याद रखना है कि f का मान अगर पॉजिटिव है तो यह अभिसारी लेंस है, और f का मान अगर लेस देन 0 निगेटिव है तो अपसारी लेंस है। और इस स्थिति में 1.5 अपवर्तनांक और r करने पर पॉजिटिव f का मान आएगा और सूत्र वही लगेगा म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। एक बार अवतल बिहेवियर और एक बार उत्तल को वैल्यू रख करके जब आप पाएंगे तो f ग्रेटर देन 0 होगा और इस स्थिति में इसका आंसर अभिसारी लेंस होगा। 3 लेंस का अगर संयोजन में दूरी मेंटेन नहीं है तो सीधा हिसाब किताब है कि 1/f बराबर, इसको बट्टा का जोड़ दीजिए, 1/20 माइनस 1/30 प्लस 1/60, जिसको सॉल्व करने पर यानी बी ऑप्शन 30 सेंटीमीटर होगा। यदि किसी दूरदर्शक के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरी 20 सेमी, तो आपको पता हो कि m बराबर FO/FE होगा, अर्थात 20/2 यानी 10। इसका सही उत्तर सी है। निकट दृष्टि दोष वाले आंख से साफ साफ दिख सकता है। निकट दृष्टि दोष की परिभाषा जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि नेत्र का वह दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती, तो निकट की वस्तु दिखाई देने की बात सही है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। एक प्रिज्म से होकर गुजरने वाली श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलन का अवयव है, तो न्यूनतम विचलन हमेशा लाल रंग का होता है। कांच से हवा में जाती प्रकाश किरण कांच से हवा में यानी सघन से विरल में जा रही है, तो क्रांति कोण, तक क्रांति कोण के लिए आप सबको सूत्र पता होगा कि साइन c बराबर 1/म्यू होता है, और म्यू बैगनी का सबसे अधिक होता है, वायलेट रे का। तो जब बैगनी का ये म्यू अधिक है तो c सबसे कम होगा, तो न्यूनतम विचलन कह रहा है तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम होता है बैगनी का। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है सूर्य के प्रकाश और बूंद। इसका आप H.C. वर्मा की किताब के अनुसार अगर देखेंगे तो 2 बार अपवर्तन और 1 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन के हिसाब से इंद्रधनुष का निर्माण होता है। प्रकाश तरंग की गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का वर्ण निर्णायक होता है। सबसे पहली बात यह होगा कि
तरंग दैर्ध्य एक प्रकार की लंबाई है और आयाम भी एक प्रकार की लंबाई है। इसमें दिए गए ऑप्शन में लंबाई वाला एक ही उत्तर है जो इसका आयाम एम्पलीट्यूड है, अर्थात इसका सही उत्तर ए है। अज्ञात आकार वाले सुदूर, याद रखना होगा कि बिंदुवत वस्तु से गोलीय तरंग उत्पन्न होता है, जबकि रेखीय प्रकाश स्रोत से बेलनाकार होता है, जबकि अनंत में स्थित वस्तु से तरंग जो उत्पन्न होता है वो समतल तरंग होता है। दो स्रोतों के कला संबद्ध तब कहा जाता है जब उनके कलांतर नियत हो, जब उनके कलांतर नियत हो। रचनात्मक व्यक्तीकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाले दो तरंगों के बीच का कलांतर, चूंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कह रहा है, इस स्थिति में इसमें रचनात्मक दूरी शून्य होगा। फ्रिंज की चौड़ाई हमेशा दो क्रमवर्ती काली और चमकीली फ्रिंजों के बीच की होती है। यंग स्लिट में किस तरंग के बीच का पथांतर का मान नहीं हो सकता है? तो यंग स्लिट में फ्रिंज पथांतर का मान 2n+1 लैम्डा नहीं होता है। फ्रेस्नेल दूरी ZF का मान हमेशा λ/a होता है। किरचॉफ के नियम निम्न में किस नियम का पालन करता है? तो किरचॉफ का नियम हमेशा आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है। हालांकि इसका कुछ और अर्थ भी निकाला जा सकता है। विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणित, वही जिस किरचॉफ की चर्चा हो रही थी, उसका पहला नियम कहता है कि विद्युत किसी परिपथ पर बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार प्रतिरोध मापने के लिए मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है और प्रतिरोध मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक तार से 1 माइक्रो एम्पियर धारा प्रवाहित होती है और इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है, तो प्रवाहित इसमें करना यह होगा कि आपको, चूंकि Q बराबर होता है IT, Q बराबर होता है IT और Q बराबर NE भी होता है बराबर IT, तो हमें निकालना है N, तो N बराबर IT/E होगा और इस प्रश्न को हल करने पर आपका आंसर ए होगा। विद्युत हीटर किस तत्व का व्यवहार किया जाता है? निक्रोम, जो क्रोमियम तथा निकेल का बना होता है। R त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ को एक समान चाल V से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर EVR/2 होता है। किसी सीधे धारावाही तार के ऊर्ध्वाधर रखा गया जिसमें अस्थायी विद्युत धारा ऊपर की ओर क्षैतिज प्रक्षेपित होगी, तो सदिश नियमानुसार इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन का विक्षेपित पथ जो होगा हमेशा ऊपर की ओर होगा। एक वोल्ट मीटर, याद रखिए वोल्ट मीटर को एमीटर में बदलना है, तो क्रम जो होगा इसको आप ये देखिए कि वोल्ट मीटर से एमीटर बनाने के लिए निम्न प्रतिरोध और समानांतर क्रम, और एमीटर को वोल्ट मीटर बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध तथा श्रेणी क्रम। इसलिए इसका सही उत्तर है समानांतर क्रम और निम्न प्रतिरोध को जोड़कर। जब एक चुंबकीय क्षेत्र में गोला गिराया जाता है, तो आप सबको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी चालक को गिराते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। एक धारावाही प्रेरित्र में संबद्ध चुंबकीय, चूंकि इसका U बराबर I² इस संबंध में आता है, तो इसमें प्रोपोर्शनल I² होगा। एक स्वप्रेरण गुणांक MH
तो इस स्थिति में आपका इसका होगा mH यानी 5 माइक्रो है तो 10 के पावर -3 गुने 2 एम्पियर यानी 5 दूनी 10 गुने 10 के पावर -3 यानी 1/100 यानी 0.01 वेबर होगा। प्रत्यावर्ती धारा, वर्ग, मान, औसत, ये आपकी बुनियादी जानकारी है 1/√2। एलआर सपरिपथ की प्रतिबाधा, चूंकि आप सबको पता है कि एल के लिए ओमेगा एल होता है जबकि आर क्षैतिज डायरेक्शन में आर है। इस स्थिति में प्रतिबाधा जो होगा आर का स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर, यानी आपका सही उत्तर होगा, ये सही उत्तर डी होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा, चूंकि I0 का मान 60 दिया है तो अब पिक वैल्यू मांग रहा है तो I0/√2 यानी 60/√2 इसका सही जवाब ए होगा। वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये आपकी बुनियादी जानकारी है डायनेमो। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की स्थिति पूछ रहा है बाबू, तो अनुनाद की स्थिति में होता तब है जब ओमेगा एल बराबर 1/ओमेगा-c होता है, और जब इनके बीच का कलांतर कहेगा तो इस स्थिति में आपका कलांतर का मान 0 होता है, अर्थात इसका मान 0 और सी ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ का यथार्थ और आभासी का शक्ति गुणांक PT/PA होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में E0 sin ओमेगा t शिखर मान है, तो इस शिखर मान 10 है, मतलब E0 का मान दे दिया है 10 वोल्ट और ओमेगा का मान, n का मान दे दिया आपको 50 हर्ट्ज दे दिया है और t का मान 1/600 दिया है। अब समीकरण में हम आपको लिए चलते हैं। समीकरण में E बराबर E0, तो E0 की जगह 10 रखिए और साइन ओमेगा, तो ओमेगा का मान यहां हो जाएगा 2n पाई t। तो अब यह वैल्यू रखने के बाद E बराबर, चूंकि 10 होगा और साइन 30 बचेगा तो साइन 60 डिग्री बचेगा तो √3/2 यानी 5 यानी 5√3, यानी प्रश्न के ऑप्शन के हिसाब से यहां आपका आंसर बी होगा। एक प्रत्यावर्ती धारा में I वोल्टेज के बीच कलांतर फाई, तो धारा वाटहीन घटक होता है, तो हमेशा 0 वैल्यू 90 पर जिसका आ जाए अर्थात बी। व्योम तरंग और के क्षितिज पार संचार के लिए, तो आप सबको पता होगा कि व्योम तरंग के लिए जो रेंज होता है, व्योम तरंग के लिए रेंज होता है 4 से लेकर 40 मेगाहर्ट्ज के बीच। तो इसमें से जो आपका रेंज दिया हुआ है व्योम तरंग कह रहा है, तो व्योम तरंग के लिए 10 मेगाहर्ट्ज होगा। UHF हमेशा आकाशीय तरंगों के रूप में संचरित होता है। दिए गए किसी धातु में प्रकाश विद्युत कार्य फलन न्यूनतम होता है, तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि सबसे न्यूनतम सीजियम का होता है, परंतु ऑप्शन में सीजियम नहीं होने की स्थिति में सोडियम होगा। प्लांक स्थिरांक यानी जूल सेकंड को हमें बीमा में बदलना है, डायमेंशन में बदलना है, यानी t का पावर 1 कम हो जाएगा, यानी ml² t-1 होगा। हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और परमाणु की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात हमेशा -1/2 होता है।
निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति नहीं है? तो अगर आप तरंग को पहचानना जानते हो तो उसमें बीटा तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं होता। नाभिकों को मिलना है, तो नाभिक का मिलना तय बात है कि नाभिकीय संलयन है। नाभिकियों के संयोजन, फिर वही प्रश्न को दोहरा दिया, यानी संलयन। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच का सही संबंध, ये आप सबको जानकारी होगा, अल्बर्ट आइंस्टीन का समीकरण E = mc²। बिहार बोर्ड में ए रेडियो एक्टिव तत्व की अर्धायु 1000 वर्ष है। हमेशा याद रखिएगा बाबू कि इसमें जो n/n0 का मान देता है, चूंकि n0/n का जो मान देता है वो हमेशा 2 का मल्टीकेट देता है, हमेशा 2 का मल्टीकेट देता है, परंतु इस प्रश्न में 2 का मल्टीकेट नहीं दिया है, इसलिए लॉगरिथम का प्रयोग करना पड़ेगा। और लॉगरिथम का प्रयोग करने से इसमें कोई प्रश्न का आंसर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये प्रश्न में 1/16 मेरे हिसाब से होना चाहिए। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या की जहां तक बात है, तो आपको केमिस्ट्री की बुनियादी जानकारी है, तो प्रोटॉन की संख्या अर्थात परमाणु संख्या तो 38 हो गया, और न्यूट्रॉन की संख्या तो ऊपर वाला यानी द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाते हैं तो 50 हुआ, और इलेक्ट्रॉन की संख्या उतनी ही होती है जितना कि प्रोटॉन यानी 38 हुआ, यानी 38, 50, 38 का ऑप्शन ए होगा। पुनः अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पीएन संधि, तो आप सबको पता है कि यह अर्धचालक में होता है। प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती विभव लगाने पर प्रत्यक्ष धारा उत्पन्न करने वाले मशीन को दिष्टकारी कहा जाता है। यदि पूर्ण तरंग दिष्टकरण, पहले आपको एक चीज बात समझ में आ गई इतने प्रश्नों के बाद कि अगर 2 प्रश्न लगातार दे रहा है तो एक ही चैप्टर से प्रश्न दे रहा है, 2 लगातार, यानी दिष्टकरण यह साबित करता है कि ऊपर वाले प्रश्न का उत्तर दिष्टकारी था। एक पूर्ण तरंग दिष्टकारी, आपको एक टेक्निक याद रखना होगा कि पूर्ण तरंग दिष्टकारी अगर देता है तो इनपुट जितना होता है उसके दुगना आउटपुट होता है, और अगर अर्ध तरंगी दिष्टकारी देता है तो जितना इनपुट होता है उतना ही आउटपुट होता है। तो यहां पूर्ण तरंग दिष्टकारी दिया है, तो इस स्थिति में 50 हर्ट्ज का दुगना यानी 100 हर्ट्ज इसका सही आंसर होगा। NOR गेट का बूलियन अलजेब्रा होता है, तो NOR A + B = Y बार होता है। द्विधारी संक्रिया जोड़ने का तरीका होता है कि 0 1 1 0 0 1 0 1 जोड़ेंगे तो 1 1 1 1 और 1 1 0 और ये 1, यानी ये हो जाएगा आपको 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1, यानी 1 0, और ये आपको पता होगा 1 1, और ये आपको पता होगा 1 1 10, तो 0 1 और 1, यानी 10 और 11, ऑप्शन ए सही इसका आंसर होगा। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर और चुंबकन, ये तो प्रश्न सीधे संबंध पर आधारित है, इसलिए बुनियादी सूत्र है आपको कि बी वेक्टर = 4πm वेक्टर। चुंबकीय नमन का मान 0 होता है, याद रखिएगा, अक्ष पर हमेशा 0 होता है और ध्रुव पर 90 डिग्री का होता है, यानी इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में द्विध्रुव आघूर्ण M कि अस्थाई संतुलन में स्थितिज ऊर्जा का मान माइनस mb होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग के संचार की दिशा होती है हमेशा, चूंकि आपने
इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है तो उसमें ई वेक्टर पहले होता है, तब चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना होगा बी वेक्टर। इसलिए इस सवाल में याद रखिएगा ई वेक्टर पहले रहेगा, बी वेक्टर बाद में, और उसके पैरेलल होगा। अर्थात इस प्रश्न का अंतिम ऑप्शन यानी डी होगा।